कश्मीर घाटी में जिस तरीके से हत्याओं का दौर दोबारा से शुरू हुआ है, पिछले 24 घंटों में आप देख रहे होंगे कि दो जो प्रोमिनेंट लोग थे कश्मीर के, उनकी हत्या कर दी गई। कल रात को ही एक खबर जो इस तरीके से आई कि बाबर कादरी को जो है वो बहरहमी से वहाँ पर अननाउन गनमैन थे, उन्होंने उनको वहाँ पर उनकी हत्या की। उससे पहले जो बीडीसी के चेयरमैन थे उनकी हत्या की गई। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी के जुड़े हैं रविंद्र शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि क्या वजूहत हो रही है कि पिछले 2-3 महीनों से जिस तरीके से किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है, मगर अभी तक जो है इस पर कोई भी सर अंकुश लगने को नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे, क्या वजूहत रहे? देखिए, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे आपने देखा बीडीसी चेयरमैन भूपिंदर सिंह जी दिन दहाड़े, अब एक वकील साहब एडवोकेट कादरी और शायद पत्रकारिता से भी जुड़े थे, मैंने कहीं पढ़ा, उनका भी निर्मम हत्या की गई। सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी मारे गए। और ये दौर आज से नहीं, 26 नवंबर जो बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम था, उसमें पहला हमला जो है उन्होंने सरपंच पंचायत पे किया, जो लारकीपुरा ब्लॉक था अनंतनाग ज़िले में। वहाँ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे सैयद मोहम्मद रफ़ी, पीर मोहम्मद रफ़ी का, वो सरपंच भी थे। उन्होंने सरकार का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। रेड हमले से एक मुलाजिम सरकारी और उस सरपंच को, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उसको शहीद कर दिया गया। उसके बाद बीच बीच में और वारदातें हुई। दूसरे भी उसी ब्लॉक में, लारकीपुरा ब्लॉक में ही अजय भारती जी, जो हमारी पार्टी के सरपंच थे, वो भी कश्मीरी पंडित का समुदाय से थी, उनके ऊपर हमला हुआ 8 जून को। उसके बाद आप देखिए वसीम वारी, जो भारतीय जनता पार्टी का ज़िला सदर रहा है, उनको हालांकि काफ़ी सुरक्षा गार्ड भी थे, 10 गार्ड भी थे, फिर भी वहाँ पे कामयाब हो गए। 3 लोग उसके घर के शहीद किए। सवाल ये नहीं है किस पार्टी का आदमी मारा गया, किस पार्टी का आदमी शहीद है। सवाल ये है कि आज तक 21 लोग, मैं सुन रहा था, पंचायत के नुमाइंदे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं इस दौर में। और इस 5-6 महीने 8 महीने में इतनी वारदातें हो गई, सिलेक्टिव किलिंग्स हो गई कश्मीर वादी के अंदर। और आप उधर से दावे करते हैं, आप पॉलिटिकल वर्कर्स को, पंचायत के नुमाइंदों को आपने एश्योरेंस दिया था, आप सिक्योरिटी देने में असफल रहे हैं। और होम मिनिस्ट्री की असफलता है। ये सरकार, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार दोनों विफल हैं। और ये भी मैं इल्ज़ाम लगाऊं कि सिक्योरिटी भी सिर्फ रूलिंग पार्टी के लोगों को ज़्यादा है, विपक्ष लोगों। मैंने आपको मिसाल दी कि पहला जो शहीद हुआ, आज मैं सवाल पूछता हूं कि उसके घर में आज तक एक पैसा क्यों नहीं पहुंचा सरकार का। उसके 4 बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, माँ है 80-90 साल की, लेकिन ये नीति दोहरी है। वो भी देश शहीद हुआ, देश का प्रोग्राम करते हुए शहीद हुआ। जो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम था उसमें वो शहीद हुआ, उसको क्यों नहीं पैसे दिए गए? आप सिलेक्टिवली कुछ लोगों के घरों में गवर्नर साहब भी चले जाएंगे, एडवाइज़र भी चले जाएंगे, आप पैसे दीजिए, चलो उनको सहारा तो। लेकिन ये हमें गुस्सा है। सिक्योरिटी भी आप बीजेपी के नेताओं को ही देंगे और फिर कहेंगे दूसरे वर्कर निकलते। बीजेपी के नेताओं की भी ये हालत है, जिनके पास सिक्योरिटी है वो नहीं निकल पाते। आप कैसे उम्मीद करते हैं? तो धारा 370 के बाद बदला क्या? एक तरीके से अब जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ही कल एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उनका कहना था कि जो कश्मीर के लोग हैं उनको अब भारत के साथ वो जो दिली हमदर्दी थी, अब वो उतने नज़दीकी नहीं लगती उनको। क्या कहेंगे आप उस स्टेटमेंट को लेके? और दूसरा, क्या बदलाव हुआ है धारा 370 हटने के बाद? देखिए, जो बदला वो बीजेपी से पूछिए अमित शाह जी से, पूछिए मोदी जी से, क्या बदला कश्मीर के अंदर, क्या बदला जम्मू के अंदर। जम्मू की बात मैं करूँगा, हर चीज़ की परेशानी, यहाँ ऑक्सीजन तक नहीं। आपने मैंडेट लिए, ऑक्सीजन के बगैर लोग मर रहे हैं। आप एक डॉक्टर को सस्पेंड कर देंगे, पैसा किसने देना है? सरकार ने कि डॉक्टर ने? आप डॉक्टर को पैसा देंगे, वो लगाएगा। सरकार 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, परसों 4 दिन पहले जम्मू के हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन के लिए पैसे देती है। ये बीजेपी की सरकार है। 370 के बाद ये बदला। यहाँ के नौजवानों के अधिकार खत्म हो गए। यहाँ के नौजवानों के रोज़गार के लिए अब कंपटीटर बाहर से ला रहे हैं। ज़मीन के अधिकार खत्म हो गए, लेकिन डोमिसाइल के लिए लाइन में लग जाओ। अभी
एक बार उन्होंने कह दिया ये डोमिसाइल तो नौकरी के लिए है, एक बार शायद फिर लाइन में लगना पड़ेगा। ये जम्मू को मिला है, टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा, जिसको एक टोल प्लाजा के तोड़ते थे वो दूसरा टोल प्लाजा, 6 टोल प्लाजा। हमारे हरी सिंह की छुट्टी के लिए बहुत बड़ा शोर करती थी बीजेपी, अभी 2 दिन पहले यूटी बनने के बाद भी छुट्टी नहीं हो सकी। इससे नालायक और निकम्मी सरकार और पार्टी कौन सी होगी जो विपक्ष में एक चेहरा रखती है, सत्ता में दूसरा रखती है। कश्मीर को आपने और अलग किया। फारूक अब्दुल्ला जैसा आदमी जो भारत माता की जय बोलता है, दुखी होकर के गुस्से में जो भी उसने कहा उनसे हम बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल हमें एतराज़ है, इसका जवाब वो दें। लेकिन आपने यहाँ तक पहुँचाया जब आप लोगों को अंदर रखेंगे, बोलने नहीं देंगे, कोई गोलीबारी नहीं चल रही, कोई पथराव नहीं चल रहा, जो पत्थरबाज थे वो तो आपने छोड़े, वो तो सब देशभक्त हो गए, लेकिन विपक्ष में तो आप कटाक्ष करते थे जो हमने भी अंदर रखे थे। तो जो लोग आपके सहयोगी रहे आज जेलों में हैं, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में कुछ बोलते हैं, हम बिल्कुल सहमत नहीं। देश के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, फारूक साहब हों या कोई साहब हों, उससे इनको लाभ मिलता है। ये उन भाषण पाकिस्तान और चाइना को गाली निकाल कर लोगों को, इनोसेंट लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब होते हैं सियासी तौर पे। लेकिन जम्मू को भी कुछ नहीं मिला और कश्मीर को आपने दूर किया, ये उसी का नतीजा है। ये हुआ, आप तो कहते हैं आतंकवाद की कमर टूट जाएगी नोटबंदी से, कमर तो गरीब की टूट गई, किसान की टूट गई, मजदूर की टूट गई, व्यापारी की टूट गई, आतंकवाद की कमर ही टूटी। 377 से तो आतंकवाद खत्म होने वाला था। उसका नुकसान ये हुआ कि आज पूरा तमाम पार्टियां चुनाव को बहिष्कार करके बैठी हैं, उसमें बीजेपी भी है। और आपका एक जनरल सेक्रेटरी कहता है ये नॉनसेंस डिमांड है। क्या नॉनसेंस डिमांड है की? जो 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्राइबल लोगों के लिए जो अधिकार देश के आइन में रखे गए हैं, बाहर भी रखे हैं, आपने कई स्टेटों में दिए हैं, उसके तहत अपनी पहचान, अपनी ज़मीन, अपनी नौकरी, अपने रिसोर्सेज को महफूज करना चाहते हैं। ये क्या नॉन एंटी नेशनल डिमांड है? अब एंटी नेशनल आप कह नहीं सकते। लद्दाख ने चाइना को हमेशा भगाया, करगिल ने पाकिस्तान को हमेशा भगाया। वो एकजुट है इस बात पे कि हमें अगर यूटी बनाया है विदाउट लेजिस्लेचर, एक तो उनका विधायक कोई नहीं होगा, तो कम से कम ये इख्तियारात दो, हमारे हक महफूज करो, हमारी पहचान महफूज करो। ले वाले पूरे देश के अंदर हमारा एक फूल है, हमारे एक गुलदस्ते में बुद्धिस्ट की एक आबादी थोड़ी माइनॉरिटी ले में ही है। अगर वो थोड़ी पहचान चाहते हैं, कश्मीर करगिल में शिया लोग हैं, देशभक्त लोग थे, हमेशा देश के साथ लड़े, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, उनको क्या अब ले और करगिल एक जगह इकट्ठे हैं 6 शेड्यूल के लिए, आप उनको भी खराब कर गए असेंबली। इसीलिए जम्मू और कश्मीर को भी आपने दूर किया। इसलिए बीजेपी को जवाब देना है देश को कि क्या बदला, क्या फ़ायदा हुआ। अभी भी हक नहीं मिला बेटियों को। डोमिसाइल कानून में जम्मू की बेटियों के लिए जो शादीशुदा बाहर हैं, जो बाहर से यहाँ हैं, उनके लिए कानून में प्रावधान ही नहीं रखा, उनको डोमिसाइल नहीं मिल रहा, क्योंकि 15 साल का जो प्रवीण है उसको जो है वो रखा नहीं गया कि 15 साल वो जो शादीशुदा होकर 2 साल पहले आई है उसको 15 साल नहीं हुए। इसलिए पिछले दिनों मीडिया में था, बड़ी दुहाई देते थे महिलाओं के अधिकारों की, लेकिन जब बात आई कानून बनाने की उन्होंने लिखा ही नहीं। तो कानून तो अभी भी जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं, अभी किसान के ऊपर जो कानून बने हैं, जो अभी फार्म्स बिल आया है, उस पर पूरे देश में जो है हाहाकार मची हुई है। उन्हीं के जो अपने सहयोगी थे वो भी अब उनको साथ छोड़ रहे हैं। पंजाब की आपने देखा होगा किस तरीके से सीनियर जो बीजेपी की ही मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया। तो क्या कहेंगे आने वाले दिनों में, क्या कांग्रेस पार्टी क्या सिग्नल देख रही है? देखिए, पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने पूंजीपतियों को, बड़े बड़े सरमाएदारों को खुश करना है, सब कुछ बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ख़त्म कर दी, प्राइवेट सेक्टर, और अब बचा था किसान। किसान की आमदन दुगनी होने वाली थी, 2022 तक इंतज़ार करता था, अब वो फार्म लेबर हो जाएगा। ठेकेदार आएगा, उसके साथ तय करेगा मैं आपको बीज का खर्चा भी देता हूँ, पेस्टिसाइड का भी देता हूँ, खाद का भी देता हूँ, मगर आपको मैं 1800 रुपया क्विंटल के हिसाब से बंदम लूँगा। सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस का इंतजार नहीं करेगा, एक तो होगी नहीं, और आपका वो
मालिक जो है वो मजदूर हो जाएगा। बड़े बड़े ठेकेदार अंबानी, अडानी, दूसरे लोग आएंगे और फिर वो स्टॉक करेंगे। फिर जब महंगा होगा तो किसान तो मर जाएगा, किसान तो दब जाएगा, जो कंज्यूमर है उसको महंगा सौदा बेचेगा। बीजेपी कह रही है कि जिस तरीके से दूरी करने वाले थे 2022 तक, तो 2020 में ऐसी चोट मारी है कि 1965-66 से हरित क्रांति, आप ग्रीन रेवोल्यूशन, कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, FCI बनाया, प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाया, सिस्टम बनाया कि सरकार कहती है हम 2000 रुपये क्विंटल लेंगे, किसान उससे कम क्यों बेचेगा? सरकार ले रही है कि जितना देना ले दो। अब वहाँ प्रोक्योरमेंट का सिस्टम ही कम कर देंगे, सरकार लेगी नहीं, रेट रहेगा। कहते हैं ना MSP खत्म होगा ना वो खत्म होगा, तो खत्म नहीं होगा तो हमने कहा कानून में लिख दो। आप जवानी बातें करते हैं, कानून में लिखने से इसीलिए डरते हैं कि कानून में लिखा होगा आप कोर्ट से लागू करवा सकते हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, किसानों के साथ झूठ बोलते हैं। फिर कहते हो किसान मूर्ख है। 62 करोड़ किसान इस देश का मजदूर, किसान मजदूर, उन लोगों के साथ धोखा है। 86% इस देश के अंदर जो किसान है उसके पास 5 एकड़ से कम ज़मीन है, ये इसका डाटा है। इसका मतलब 2 एकड़ 5 एकड़ वाले के साथ आप एफिडेविट साइन करवाएंगे, फिर वो SDM के पास जाके झगड़ा करेगा। कैसे हो सकता है? वो SDM उसकी सुनेगा, पूंजीपति की सुनेगा, और उसकी ज़मीन का वो ठेका लगा लेंगे और ज़मीन चली जाएगी, वो आदमी मजदूर हो जाएगा, मालिक वो हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से ये मुद्दा उठा रही है, बीजेपी बोल रही है ये बहकाने वाली बात कर रही है, जो फैक्ट्स हैं वो कुछ और हैं। जिस तरीके से जो किसान थे वो 70 साल से उनको एक बंधुआ मजदूर की तरह यूज़ किया जा रहा था। तो बताइए, जहाँ पे भी आप हैं, मंडी है, किसान के लिए रेट गवर्नमेंट निकालती है, क्या कोई पाबंदी है कि किसान मुझे दे दे, आपको दे दे? कहाँ लिखा है? किसान आज़ाद नहीं था पहले? किसान जिसको मर्जी दे दे। किसान पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन APMC जो मार्केटिंग कमेटीज़ हैं, पंजाब और हरियाणा से 90% जो अनाज है देश के भंडारों में, प्रोक्योरमेंट जो है 90% हिस्सा पंजाब और हरियाणा का है। वहाँ मंडियाँ ज़्यादा काम करती हैं, जहाँ भी रेट निकालती है गवर्नमेंट किसी चीज़ का, मक्की का, गंदम का। किसान को पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है। और स्वामीनाथन कमीशन भी कांग्रेस ने बनाया था, जिसमें लिखा गया कि खर्च का 1.5 गुना मिलेगा। अगर आपने 1000 रुपये आपका खर्चा पड़ा किसान का, आपको लगा कम से कम उसको 1500 रुपया मिलना चाहिए MSP, जो वादा भी था मोदी सरकार का, बीजेपी का, लेकिन जब सत्ता में आए तो वो बातें हुई नहीं। इसलिए वो पहले भी आज़ाद था कि मंडी में बेचे या बाहर बेचे। अब चूँकि मंडी में होगी नहीं, मंडी होगी भी तो MSP नहीं होगी, MSP होगी भी तो सामान नहीं लेंगे। वो कहेंगे हमने इतना ही क्विंटल लेना, ताकि प्राइवेट प्लेयर्स ले, तो प्राइवेट प्लेयर्स के मजदूर बंधुआ मजदूर हो गए किसान। ये हम चाहते हैं बताएं कि पहले कहाँ किसान गुलाम था तो आप आज़ाद कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से उठाई? पूरे देश के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। आपको पता है कितनी किसान रैलियां पहले भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने की है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी है, हम उनके साथ खड़े हैं। 350 इस वक्त संस्थाएं जो किसानों की हैं वो हड़ताल पे, स्ट्राइक पे, उस पे हैं। और आप कहते हैं धोखा नहीं है, दालें निकाल दी MSP की लिस्ट से, रिटर्न आर्डर से, कि उनका कोई रेट नहीं होगा। अब मनमर्जी से जो है वो पूंजीपति खरीदेगा, होर्डिंग करेगा, जमाखोरी करेगा। जब उसको लगेगा आप निकालना है, कोई लिमिट नहीं उसके लिए, कानूनी पाबंदी, वो उस वक्त उसको 2000 रुपया, 4000 रुपया खरीदेगा, 10,000 रुपया बेचेगा। 2.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। सरकार दालें खरीदती थी और उसके बाद जब फसल आने वाली होती है दालें बाज़ार में दे देती थी। ठीक है, ये पिछले दिनों आपको पता होगा। इसलिए पूंजीपतियों के हाथ किसान को बेच दिया मोदी सरकार ने, और पूंजीपतियों को खुश करने के लिए ये कानून बनाया है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन इस वक्त लोगों की जान और माल का हमें खतरा है। कोविड की सिचुएशन बड़ी गंभीर है जम्मू कश्मीर में, और उससे ज़्यादा गंभीर यह है कि व्यवस्था कोई नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोई जगह नहीं, सरकार के बगैर कोई जा नहीं सकता, सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तक नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
तो ये थे हमारे साथ रविंदर शर्मा, चीफ स्पोक्समैन है कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी, और इनका कहना है कि जिस तरीके से कश्मीर में लगातार हत्याएं हो रही हैं वो एक चिंता का एक बायस बना हुआ है। और इसमें जो यूनियन मिनिस्ट्री से इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये रोज़ घटनाएं हो रही हैं इस पे अंकुश लगना ज़रूरी है। और बीजेपी गवर्नमेंट जिस तरीके से सेंटर में जो कानून लाई है उसको लेकर भी इनकी टिप्पणी थी। उनका कहना है कि ये किसानों के साथ एक बड़ा धोखा है। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।